वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रॉइड की बात करी। सबसे पहले हमने मीडियंस डिफाइन करी। मीडियंस हम जानते हैं क्या है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो मीडियन पासिंग थ्रू ए इज द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ये मीडियन की डेफिनेशन है। और हमने फिर सिद्ध किया कि तीनों मीडियंस किसी भी ट्राइंगल में एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, यानी कॉन्करेंट होती हैं, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को सेंट्रॉइड बोला जाता है। और फिर सेंट्रॉइड से संबंधित हमने और भी चीज़ें प्रूव करी जो मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज उनकी आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ जो बार बार मैं याद दिलाना चाहूँगा, वो जो हमने फैमिली ऑफ लाइंस में सीखा, उसमें हमने एक जनरल फिलोसफी सीखी विच वॉज आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म, जिसको मैं बोलूँगा सोल ऑफ एल्जेब्रा या सोल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रादर। उसका एक स्पेशल केस ये है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2 जिनके डिफाइनिंग एक्सप्रेशन हमें पता है, और हम मान लें कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं यानी नॉन पैरेलल हैं, तो उनका एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो जो ये थ्योरम लिखा हुआ है वो किस बारे में है कि अगर मुझे इस पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन लिखनी हो तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो एक तरीका है कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को एवेलुएट कर लें, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशंस पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और फिर स्लोप के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। पर वो बहुत ही चिजल एंड हैमर तरीका हुआ, वो बहुत ही मतलब पेजेंट्स वे बोलते हैं कि एक होता है पोएट्स वे, एक होता है पेजेंट्स वे, तो वो बहुत ही पेजेंट्स तरीका हो गया। जो अच्छा तरीका है वो ये है, और इसको हमने बहुत विस्तार में इसके बारे में चर्चा करी थी, तो मैं खुद से दोहरा नहीं रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम इसको उपयोग में लाते रहेंगे, शायद आज के लेक्चर में भी लाएंगे, नहीं भी लाएं तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स हमने इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक नहीं देखे, पर ये हम पढ़ते हैं हाई स्कूल में। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक तब बोलते हैं जब एक ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है जो उसके चारों वर्टिसेस से पास कर जाए। तो अ क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर इज अ सर्कल passing through all the four vertices of the quadrilateral। ठीक है, नोट करें कि हर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ही सही जो बना हुआ है। अगर मैं ये क्वाड्रिलैटरल ले लूँ तो ये साइक्लिक नहीं है। ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ऑरेंज रंग में क्वाड्रिलैटरल बनाया है ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक होता तो एक ऐसा सर्कल होता जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है। चारों पॉइंट्स है ना, ये जो चार वर्टिसेस हैं, इन चारों से पास करने वाला कोई सर्कल होता। पर अगर कोई पॉइंट इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है तो वो इन पर्टिकुलर इन तीन पॉइंट से तो पास कर ही रहा है। पर इन तीन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, और किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यूनिक होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में करी कि किसी भी ट्रायंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल होता है। एक ही ऐसा सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, और वो सर्कल ऑलरेडी बना ही हुआ है। ये पॉइंट जो चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो लिया ही ऐसा है कि वो सर्कल पर ना हो, गिवन सर्कल पर ना हो। तो ये जो चौथा पॉइंट है वो इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पे नहीं है, और इस वजह से ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं है। तो हर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं होता। पर एक सिंपल सा क्राइटेरियन है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं साइक्लिसिटी को के बारे में। तो एक क्वाड्रिलैटरल ABCD साइक्लिक तब और केवल तब है जब सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ 180। तो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। ओके, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो उसके सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ 180, और दूसरी चीज़ कि अगर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ 180 तो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। एक डायरेक्शन करते हैं कि अस्यूम द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ले लिया, मान लेते हैं यही है इस फिगर में ABCD। हम शो क्या करना चाहते हैं? हम शो करना चाहते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 180, और फिर ऑटोमेटिकली दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो हम बस यही करेंगे कि ये प्लस ये इज़ 180।
ठीक है, अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर कहीं पर है, मान लेते हैं ये सेंटर है, थोड़ा सा अलग बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने फिर दोनों सेगमेंट्स बनाए, ये सेंटर था और ये सेगमेंट बनाया। अब अगर इस एंगल को थीटा बोला जाए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल बनेगा ये है θ/2। ये हमने शायद पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एनी कॉर्ड, ये कॉर्ड है सर्कल की, DB इज़ अ कॉर्ड जो सेंटर पे थीटा सबटेंड कर रही है, तो उसी साइड पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर, जिस साइड पर सेंटर है इस कॉर्ड के, ये कॉर्ड है जिसके इस साइड पर सेंटर है, उसी साइड पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर वो उसका आधा एंगल सबटेंड करेगी। तो ये थीटा, तो ये θ/2, और इसका प्रूफ भी बहुत सरल है, आपको पॉज करके एक बार विचार कर लेना चाहिए कि कैसे ये प्रूव करेंगे अगर एकदम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर इस एंगल को हम कुछ बोलने वाले हैं फाई, इसको अगर फाई बोल दें तो ये वाला एंगल हो जाएगा φ/2। सेम रीजनिंग से करना यही है कि ये लाइन बनाते हैं, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल एटसेट्रा। तो अगर ये फाई है तो ये φ/2। हमें पता है थीटा प्लस फाई क्या है, थीटा प्लस फाई इज 360, सो θ/2 प्लस φ/2 इज 180। दैट इज द प्रूफ। तो वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और उल्टी दिशा में assume that angle DCB plus angle DAB is 180। हम शो करना चाहते हैं वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं है, एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं जो पॉइंट ये है वो ट्राइंगल DCB के सर्कल पे नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक ना होना इसी स्टेटमेंट के बराबर है कि जो सर्कल है ट्राइंगल DCB का, उस पर ए लाई नहीं करता, तभी ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अलग है, ये बाहर है, सर्कल के अंदर भी ले सकते हैं, वो एक अलग केस हो जाएगा। अभी हम बाहर लेकर के कर रहे हैं, अंदर वाला केस आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लाइन बनाएंगे और इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, लेट्स कॉल दिस P। अब हमको पता है कि PDCB इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अभी जो बात प्रूव करी उससे हम ये जानते हैं कि दिस प्लस दिस इज़ 180। हमें ये भी दिया हुआ है कि दिस प्लस दिस इज़ 180। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होने का मतलब ये एंगल 0 होना पड़ेगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, पर आप खुद से इस पर विचार कर सकते हैं। तो फिर भी वो सारी डिटेल्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे एक बात और मुझे करनी है, राइट। मान लें हमारे पास एक कोई लाइन सेगमेंट है AB, और उसी के सेम साइड पर दो पॉइंट्स हैं D और C, और ये ट्राइंगल्स हमने इरेक्ट कर दिया है। और अगर हमें ये दिया हो कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। तो वही हमारा लेमा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसे बताया कि ABCD 4 पॉइंट्स हैं, C और D 2 पॉइंट्स लिए गए जो इस सेगमेंट के सेम साइड पर हैं, सच दैट ADB इज ACB। ADB इज ACB। हम कहना चाहते हैं ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुछ नहीं है, इसका सर्कल ले लें ABC का, और सेम तरह की रीजनिंग, अगर D उस सर्कल पे लाई कर गया तब तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ही सही, अगर नहीं करता तो फिर ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट कर लें। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, पर हमें ये भी दिया है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हैं, और उस वजह से ये एंगल को 0 होना पड़ेगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, पर आप खुद से पॉज करके इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। काम की प्रॉपर्टी है, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे। ऑर्थो सेंटर की बात करने से पहले हमें ऑल्टीट्यूड्स की बात करनी पड़ेगी। जैसे ट्राइंगल में मीडियंस होती हैं और मीडियंस के माध्यम से फिर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, वैसे ही किसी भी ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स होती हैं और फिर उनके माध्यम से हम ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जैसे यहाँ बना हुआ है, तो द ऑल्टीट्यूड
through A is defined as the line passing through A which is perpendicular to BC, to the line BC. ठीक है, ये डेफिनेशन है. तो कहने का मतलब क्या है, ए से पास होने वाली वो लाइन जो BC के परपेंडिकुलर है, तो डायग्राम में वो ऐसी दिखेगी. अगर यहाँ पे हम ये सिंबल बना दें तो ये हो गई ऑल्टीट्यूड. ओके, और हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो ये है कि जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं वो कॉन्करेंट होती हैं. जैसे तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, वैसे ही तीनों ऑल्टीट्यूड्स भी कॉन्करेंट होती हैं. कमाल की बात. और अब हम इसे सिद्ध करने जा रहे हैं. तो ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. हम ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स बना लेते हैं. बी से पास होने वाली और सी से पास होने वाली ऑल्टीट्यूड हमने बना ली. और अगर हम ये शो कर दें कि ये जो लाइन बनेगी जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है वो ऑल्टीट्यूड ही है ए से पास होने वाली, तो बात हो जाएगी प्रूफ. तो ये लाइन हम बना लेते हैं और इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, ये जो यहाँ पे पॉइंट मिला. और प्रूफ स्ट्रैटेजी इज इनफ टू शो दैट AD is the altitude through A. तो प्रूफ स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए. हमें बस ये शो करना है ये एंगल 90 है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में अभी जो हमने सीखा वो हम यूज़ करेंगे. इन दोनों के नाम दे देते हैं E और F. और क्योंकि ये जो सेगमेंट है BC, ये E और F पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है, नेमली 90 डिग्री. तो हमें पता है कि BCEF इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बाय व्हाट वी जस्ट लर्नड. हम देखेंगे ये ऑब्जर्वेशन बहुत यूज़फुल होती है. जनरली ज्योमेट्री में ये ऑब्जर्वेशन बहुत यूज़फुल होती है. एक और चीज़ नोट करते हैं कि क्योंकि ये एंगल भी 90 है, ये 90 क्यों है? क्योंकि ये 90 है, ये 90 है और उस वजह से ये भी 90 है. एंड सेम रीजनिंग से ये भी 90 है. तो दिस प्लस दिस इज़ 180. एंड अगेन जो भी हमने सीखा उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AE, और इस पॉइंट को मैं H बोल देता हूँ. ये जो पॉइंट है इसको H बोल दिया. तो AEHF इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, ये दो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं. पर इससे फ़ायदा क्या हुआ? हमको दिखाना है कि ये एंगल 90 है. तो अगर हम ये दिखा दें कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 180, तो अपने आप ये एंगल 90 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाला 90 हमें पहले से पता है. तो द टारगेट इज़ टू शो कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 180. दिस इज़ द स्ट्रैटेजी. तो इस एंगल को कुछ नाम दे देते हैं. लेट्स कॉल दिस एंगल समथिंग. इसको मैंने बोल दिया, लेट्स कॉल दिस अल्फ़ा. तो अब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं. F और E को जोड़ने वाली ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, अगेन नाउ सिंस दिस वाज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 180 माइनस दिस एंगल. देयरफॉर दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा, राइट? सो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए से एंगल ACB is alpha. Then by the observation that BCEF is a cyclic quadrilateral, उससे हमने डिड्यूस किया कि एंगल EFB is 180 माइनस अल्फा. ये अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा, पर उससे ये हो गया कि ये अल्फा हो गया. दिस एंगल इज देयर फॉर अल्फा. सो दस ग्रेट. तो वहाँ पे भी अल्फा लिख देता हूँ मैं. पर क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, AFEH एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये जो भी एंगल है सेम एंगल ये होगा. ये जो सेगमेंट है AE, the segment AE will subtend equal angles at the point F and at the point H. The reason is क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. So
पूरी चीज़ तो नहीं लिख रहा हूँ, पर आई होप आई एम राइटिंग इनफ। ये भी अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा लिख सकता हूँ। ओके, पर अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ 180 माइनस अल्फ़ा, राइट? ये अल्फ़ा है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। दैट्स इट। दिस प्लस दिस इज़ 180, ये तो 90 है ही सही। अब एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, उस वजह से ये जो भी एंगल है दिस इज़ 90। ऑलराइट, सो दैट इज़ द रीजनिंग। वो मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट वेरी सिंपल। वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑब्जर्वेशन के बाद इट्स वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि हाँ, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड कोइंसाइड कर जाएंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील, ईजिली आप देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जैसे हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला आ गया था सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। क्या वैसा कोई फॉर्मूला ऑर्थो सेंटर का है? ऑर्थो सेंटर मैं बोल रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर है क्या? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर द थ्री ऑल्टीट्यूड्स मीट। हमने ये शो कर दिया कि तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पे मिलती हैं, ऑर्थो सेंटर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो या आई शुड हैव सेड दैट। ठीक है, अब प्रश्न है कि क्या हम उसके कोऑर्डिनेट्स को ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर फॉर्मूला उतना सरल सा आता नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आता है, हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे, और याद भी रखना बहुत आसान नहीं है और इस्तेमाल करना भी आसान नहीं है। पर फिर भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो ए है दैट रिफर्स टू एंगल ए, बी रिफर्स टू एंगल बी एंड सो ऑन। तो ये हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। प्रूफ मुश्किल नहीं है, पर मैं करूँगा नहीं। मैं एक रेफरेंस आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा स्टैक एक्सचेंज का, जहाँ पे बहुत डिटेल में ये प्रूफ किया हुआ है बहुत अच्छे से। अगर मैं भूल जाऊँ ये डिस्क्रिप्शन में डालना तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दें। पर ये एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है जिसमें कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज से डील नहीं करना पड़ता। जैसे कि सेंट्रॉइड के फॉर्मूले में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी नहीं आई थी, वैसा ही एक प्योरली अलजेब्राइक फॉर्मूला भी है। तो वो मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूँ। तो अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी के x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। तो दिखने में थोड़ा भयानक है। सबसे पहली बात, ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अगर ये ज़ीरो हो गया तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके हाफ ले लें तो वही है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये ज़ीरो निश्चित रूप से नहीं है। ओके, और ये फिर जो भी आ रहा है वो हम कह रहे हैं ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको हम प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पे, पर अगर आपकी इच्छा हो तो आप वही कर सकते हैं कि तीनों ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिखें और सॉल्व कर लें, पर उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसका हम एक बेहतर प्रूफ बाद में दे देंगे, शायद मैं ना भी दूं, पर अभी जो मेरा विचार है कि सर्कम सेंटर डिस्कस करने के बाद हम इसका एक बेहतर प्रूफ दे सकेंगे जिसमें इतनी कॉम्पिटिशन नहीं होगी, पर थोड़ी ज्योमेट्रिक साइंस उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी हो, हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये याद नहीं रखा जा सकता। ओके, अब इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं L1 L2 जो यहाँ बने हुए हैं, और अस्यूम दैट कि मतलब कोई एक ट्रायंगल है तो कोई एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इन लाइंस के अलोंग है। ओके, मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वो है 1,1 पे। ठीक है, तीसरी साइड की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहली बात, ये एक वर्टेक्स हो जाएगा ट्रायंगल का, राइट? ये दोनों लाइंस जहां मिलते हैं वो एक वर्टेक्स हो जाएगा, उसको हम ए बोल देते हैं। ठीक है, आगे खुद से सोचें, मतलब कोई भी इलस्ट्रेशन हो पहले खुद से प्रयास करें, फिर ही सोल्यूशन देखें। अब मैं बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ। मान लेते हैं यह है तीसरी साइड, हमें इसी की इक्वेशन बतानी है। लेट्स कॉल दिस बी और दूसरा वाला सी। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हमें पता है कि ये जो लाइन है बी और एच को जोड़ती हुई लाइन, वो इसके परपेंडिकुलर है। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, तो हमें इस लाइन का स्लोप पता है।
क्यों पता है? क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप पता है और इस लाइन पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो ये पूरी इक्वेशन हमें पता है। जो ऑल्टीट्यूड है थ्रू बी, उसकी इक्वेशन हमें पता है, इसकी इक्वेशन हमें पता ही है, तो हम बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम सी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो फिर हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूँ, ऐसे तो आवश्यकता नहीं है ये करने की, पर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूँ। सी के आप खुद से निकाल के फिर ये देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से बहुत भयानक आंसर, भयानक एक्सप्रेशंस आएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें दिख रही हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ बी एच? सोल्यूशन, slope of the line BH is -1 upon slope of AC, which is 5/4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ BH क्योंकि BH वो लाइन है जो 1,1 से पास होती है और जिसका स्लोप 5/4 है, तो ये उसकी इक्वेशन हो गई, विच इज सेम एज ये इक्वेशन। और उसको हम इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। सो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, सो लेट B इक्वल्स H, K। तो हमें पता है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में ऐड करेंगे तो K वाले टर्म्स कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा दिस इज 0, देयरफॉर H इज -13। और फिर इससे K आ जाएगा 39, 33, आई थिंक 33/2 आएगा। देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो। तो इससे B के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसी तरीके से C के आ जाएंगे और फिर आप निकाल सकते हैं BC की इक्वेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, हमें दिया है कि इक्वेशन ऑफ AB, BC और CA किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स की इक्वेशंस ये हैं, जिसमें BC की इक्वेशन रहस्यमयी है, बाकी हमें एक्सप्लिसिटली पता है। और ऑर्थो सेंटर हमने मान लिया कि इस लाइन पर है। H इज़ 2, A फॉर सम A, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और ये जो लाइन मैंने यहाँ बनाई हुई है ये है x = 2। तो ऑर्थो सेंटर इस लाइन पर दिया गया है। हमें पता है AB की इक्वेशन, BC की AB की और AC की इक्वेशंस हमें पता है, वो यहाँ बनी हुई हैं लाइंस। और ये है BC की इक्वेशन। हमें बताना क्या है? P की वैल्यू बतानी है। मतलब आई थिंक अंततः यही करना है, A और P की वैल्यूज़ निकालनी है और जो भी, तो P की वैल्यू बतानी है। ऑल राइट, सोचें इस पे। तो मान लेते हैं ये हमारी तीसरी साइड है, तो ये हो गया B और ये हो गया C, राइट? यस यस, ये हो गया B, वो हो गया C। तो B जो है, B को हम पैरामीटर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। B कैन बी रिटन एज, बिकॉज वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो B को हम लिख सकते हैं S, -2S, और C को लिख सकते हैं T, T-3 फॉर सम SNT। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि अगर ऑर्थो सेंटर में यहाँ पे ऐसे बना दूँ, ये मान लेते हैं ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो लाइन होगी इसका स्लोप हमें पता है। इसका स्लोप वही है सच दैट वो ये जो लाइन BH है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो सिंस BH is perpendicular to AC, we have slope of AC is -1। क्योंकि कोई भी इनमें से ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो ये लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ BH क्या है? स्लोप ऑफ BH इज दैट, और स्लोप ऑफ AC इज 1।
तो इससे हमें ए और एस में एक रिलेशनशिप मिलेगी। तो ए से आएगा एस इज -2 + a, माइनस ऑफ 2 + a। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव। सेम चीज इसके साथ कर सकते हैं। तो सिमिलरली स्लोप ऑफ, या रादर सिंस CH is perpendicular to AB, the product of slopes is -1, and therefore ये है -1। तो इससे हमें मिलेगा कि t इज इक्वल टू 2a + 4। आई होप कुछ गलती ना कर दी हो, चेक कर लेता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से ठीक है। तो ये आ गया t a के टर्म्स में, s और t दोनों a के टर्म्स में आ गए। तो हमने अभी तक ये यूज़ कर लिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, पर एक चीज़ और हमें यूज़ करनी है कि ये जो लाइन है AH इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन BC, राइट। और उससे फिर हमें ए के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि AH का जो स्लोप है वो पूरा ए के टर्म्स में है। ए के कोऑर्डिनेट्स तो हम जानते ही हैं क्या है। तो AH का स्लोप हम ए के टर्म्स में लिख सकते हैं, लिटिल ए के टर्म्स में, और इसका स्लोप भी लिटिल ए के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही कोऑर्डिनेट्स अब हमने ए के टर्म्स में लिख लिए हैं। ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स माइनस करके हमें ए के लिए शायद कोई क्वाड्रेटिक मिलेगी, पर क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन का ए है वो इस रेंज में है, तो उससे एक रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई तो फिर बाकी का काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक बार ए की वैल्यू आ गई तो ये दोनों कोऑर्डिनेट से मिल गए, तो फिर इसकी पूरी की पूरी इक्वेशन मिल जाएगी और फिर हम पी बता सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो अब जो लाइन AH है उसको निकालने के और भी तरीके हैं, हम फैमिली ऑफ लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, पर डायरेक्टली कर लेते हैं, ये शायद तुरंत कैलकुलेट हो जाए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A? लेट मी डू दिस ऑन द साइड। वन कॉमा -2 आ रहा है, तो A के कोऑर्डिनेट्स आर 1, -2। ओके, तो जो स्लोप ऑफ AH है एंड टाइम स्लोप ऑफ BC इज -1। सो लेट मी, थोड़ी जगह की कमी है, बट अब मैं क्या करूं। The slope of AH is just a plus 2 actually. Verify this is slope of AH and slope of BC। एक सेकेंड, हाँ, स्लोप ऑफ BC के लिए इट्स t -3 माइनस और अदर +2s डिवाइडेड बाय t - s। दिस इज -1, पर s और t हम जानते हैं in terms of A. So this gives us A plus 2 times, what is T? T is 2A plus 4, और S है minus of 2 plus A, और T minus S क्या है? T minus S है 3A plus 6। ये पूरी चीज़ है -1, और दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन A। तो मैं अब इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूँ। ये A में क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 रूट्स आएंगे, जो रूट इस रीजन में आ जाए वो ले लें। A की वैल्यू मिल गई तो B और C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फिर हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एकदम डायरेक्टली कर दिया, मतलब हो सकता है इसको करने का कोई बहुत अच्छा तरीका हो, बेहतर तरीका हो, पर ये तरीका ज़रूर काम कर रहा है। ओके, अब क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसके 2 वर्टिसेस हमें बता दिए गए, 0,2 और 4,3 यहाँ पे बने हुए हैं। ऑर्थो सेंटर इस ट्रायंगल का ओरिजिन पे है। ऑर्थो सेंटर आमतौर पर H सिंबल से डिनोट किया जाता है। ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है। हमसे पूछा गया है कि किस क्वाड्रेंट में तीसरा वर्टेक्स है। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से 2 हमें पता है, ऑर्थो सेंटर पता है, तो तीसरा वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में होगा। कोऑर्डिनेट्स ही एक बार कोशिश करते हैं निकालने की, फिर हाँ, मेरे ख्याल से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन से।
पूरा ट्राइंगल ही हम डिड्यूस कर सकते होंगे ज़रूर। सोचें इस पे। तो जो भी तीसरा वर्टेक्स है, हमें पता है अगर उसको एच से जोड़ें, मान लें यहाँ है तीसरा वर्टेक्स, तो ये जो लाइन बनेगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यानी कि एच से पास होती हुई और इसके परपेंडिकुलर लाइन, जो भी लाइन है वो ही ऑल्टीट्यूड है फ्रॉम पासिंग थ्रू द थर्ड वर्टेक्स। तो इस ऐसी किसी लाइन पर तीसरा वर्टेक्स है, ऐसी किसी लाइन से मतलब वो लाइन जो एच से पास होती है और इसके परपेंडिकुलर है। ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, तो ऑल्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी से पास होनी आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इससे पास, इसके परपेंडिकुलर और एच से पास होने वाली लाइन, वहाँ पे कहीं पर तीसरा वर्टेक्स है। तो कम से कम यहाँ से इतना तो दिख ही रहा है कि जो तीसरा वर्टेक्स है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, पिक्चर से दिख रहा है, ठीक है। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं? तो जो भी तीसरा वर्टेक्स है, अगर उसको मान लें तीसरा वर्टेक्स यहाँ पे कहीं पे है, अगर उसको इससे जोड़ें तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि जो तीसरा वर्टेक्स है वो ऐसा है कि द लाइन, वेल लेट मी से दैट अगेन, इनको नाम दे देते हैं ए और बी, ये ए और बी है, और लेट द थर्ड वर्टेक्स बी सी। मैं शुरू से बोल देता हूँ बात को। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बोली कि सी एच, द लाइन सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये एक इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लाइन बी सी है वो परपेंडिकुलर है ए एच के, तो बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए एच, ठीक है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सो मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं अल्फा बीटा, या एच के, एच नहीं बोलता हूँ, अल्फा बीटा बोल देता हूँ, ये हैं सी के कोऑर्डिनेट्स। तो जो पहली इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला कि बीटा अपॉन अल्फा टाइम्स ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप इज this thing, this is -1, बीटा अपॉन अल्फा इज द स्लोप ऑफ सी एच, क्योंकि एच इज द ओरिजिन। तो ये एक इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 3 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस अल्फा टाइम्स ए एच का स्लोप, वेल ये यहाँ पे हम वो m1 m2 -1 नहीं कर सकते क्योंकि ए एच वर्टिकल लाइन है। तो हमें ये पता है कि बी सी इज़ हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब हो गया बी सी इज़ हॉरिजॉन्टल क्योंकि ए एच इज़ वर्टिकल। देयरफॉर हमें क्या पता चला कि जो बीटा है, जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो 3 ही होना पड़ेगा। सो यहाँ से तुरंत मिल गया कि बीटा इज 3, राइट। नोइंग दिस फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। Alpha would be 3/4, right? Yeah, this is minus alpha. Minus alpha is 3/4, so alpha is -3/4. So the orthocenter, sorry, the third vertex is -3/4, 3. तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, राइट। ये ऑल्टीट्यूड तो मे बी थोड़ा सा कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो ये एक ऑल्टीट्यूड हो जाएगी, वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। दिस विल बी एन ऑल्टीट्यूड एंड सिमिलरली दिस विल बी एन ऑल्टीट्यूड एंड दैट विल बी एन ऑल्टीट्यूड। खुद से बनाएं तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी बात, पर ठीक है, हमने लॉजिकली सॉल्व कर दिया। ओके, सिंपल। So which quadrant? It is the second quadrant. All right. अब एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स की इक्वेशन दी है एब्स्ट्रैक्टली, पर हमें पता है कि ये जो m1 और m2 यहाँ दिख रहे हैं वो इसके रूट्स हैं। जो 2 रूट्स इस क्वाड्रेटिक के हैं वही हैं m1 और m2, और ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर यहाँ पे है 6,2 पर। थर्ड साइड की इक्वेशन बतानी है, अंततः सवाल बस यही है।
कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन के फॉर्म की अगर है थर्ड साइड तो ए प्लस बी की वैल्यू बताएं। ठीक है, हम थर्ड साइड की इक्वेशन ही निकालने का प्रयास करेंगे। फिर से सोचें इस पे, इस तरह की चीज़ हम शायद एक बार कर ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, लगभग थोड़ा सा फ़र्क है शायद। ठीक है, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया वर्टेक्स ए। हाँ, तो जो क्योंकि ये दो साइड्स के अलोंग है या दो साइड्स इन लाइंस के अलोंग है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही एक वर्टेक्स हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वर्टिसेस ए, वन ऑफ द वर्टिसेस इज द ओरिजिन। और बाकी दो वर्टिसेस हम कुछ ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और बी को हम पैरामीटर्स में लिख लेंगे। सो लेट बी इक्वल्स this and C equals this thing। और ये ऑर्थो सेंटर है, तो हमें ये भी पता है कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और सिमिलरली फॉर द अदर थिंग। तो सिंस BH is perpendicular to AC, we have this times M2 is -1। और ये कर सकते हैं क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, M2 इज़ नॉट ज़ीरो, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रूट ज़ीरो नहीं है, राइट। सो दिस इज -1 और इससे हमें मिलेगा ये चीज़ पर M1 M2 क्या है। M1 M2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इस क्वाड्रेटिक का, तो M1 M2 इज 1/3। सो अल्फा बाई 3 माइनस 2M2 is 6 minus alpha। ये आया, एंड therefore 4 alpha equals 18 plus 6M2। पर कैंसिलेशन हो जा रहे हैं। 2 alpha यार अदर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। 2 alpha is 9 plus 3M2। ओके, ठीक है। और सिमिलरली एग्जैक्टली इन द सेम वे 2 beta is 9 plus 3M1, राइट। सेम कैलकुलेशन जब हम यूज करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ थिंग विल अपीयर। ओके, तो अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी स्लोप हमें पहले से पता है, इसका स्लोप पता है क्योंकि AH का स्लोप हमें पता है और AH के परपेंडिकुलर ये लाइन है। AH का क्या स्लोप है 1/3, उस वजह से BC का स्लोप इज -3। देयरफॉर जो इक्वेशन है BC की वो हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस M1 अल्फा इक्वल्स -3 टाइम्स x माइनस अल्फा, करेक्ट, बिकॉज वो अल्फा कॉमा M1 अल्फा से पास हो रही है और स्लोप -3 है, तो ये उसकी इक्वेशन हो गई रीअरेंजिंग। सो मुझे लिखना चाहिए दिस इज स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ BC which is same as y plus 3x equals this thing which is equal to पर क्या हम ये क्वांटिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फा के बारे में ये जानकारी है। सो बट 3 plus M1 into alpha is 3 plus M1 times 9 plus 3M2 डिवाइडेड बाई 2। बस अल्फा की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, पर 9 plus 3M2 में हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। So this is 3/2 times 3 plus M1 times 3 plus M2, पर इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो इससे मिलेगा दिस इज 9 प्लस ये आएगा, राइट। पर M1 प्लस M2 हम जानते हैं, M1 प्लस M2 इज -10/3 क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स। M1 M2 हम जानते हैं क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो दिस इज इक्वल टू 3/2
9 प्लस m1 प्लस m2 इज -10/3, सो यहाँ पे एक सीधा मैं -10 लिख देता हूँ, प्लस m1 m2 इज 1/3। अब इससे कुछ गंदा सा आंसर आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, पर ठीक है, यही आ रहा है। तो हमें मिल जाएगी ये वैल्यू, कुछ निकल के आएगी, यहाँ पे रख देंगे, फिर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस 1 = 0। यहाँ से ये शायद 1 नहीं आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, ये वैसे इतना बुरा भी नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज -1 प्लस 1/3 विच इज़ -2/3, राइट? सो दिस इज -2/3। ओ सॉरी, सो ये तो बड़ा अच्छा आ गया, -2, ये -1 ही आ रहा है, दिस इज -1, this is -1 because m1 plus m2 is -10/3 and m1 m2 is 1/3, बस ये यूज़ किया, ये -1 आ गया। तो हमें मिला कि जो इक्वेशन है, वास्तव में जो इक्वेशन है वो है y plus 3x plus 1 = 0 and therefore a plus b is 4, option D is correct. All right, I think this is the last. A और B दो वर्टिसेस हैं, सॉरी 2 पॉइंट्स, अच्छा A और B 2 पॉइंट्स हैं और ABP एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका कि एक साइड इज AB। ऑब्वियसली जब ABP एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AB एक साइड हो गई, पर ये दिया हुआ है कि P इज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो कहने का मतलब कि अगर इस साइड के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो बनाई जाए तो ऑरिजिन और P ऑपोजिट साइड्स पर हैं, बस ये बोला गया है। तो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा गया है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि नोट दैट द ऑर्थो सेंटर and the centroid coincide in an equilateral triangle। एकदम आसान सी ज्योमेट्रिक बात, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वही सेंट्रॉइड है, ओके उस बात को यूज़ करें। तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये जो AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसी पर कहीं पर वर्टेक्स P लाई करेगा क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और फिर P और PB के डिस्टेंस हम जानते हैं क्या है, वो AB के डिस्टेंस के बराबर ही है। तो पॉइंट P की फिर वहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, उनमें से एक ही होगी जो ऑरिजिन के ऑपोजिट होगी, वो वाला P ले लें, वहाँ से सेंट्रॉइड की इक्वेशन लिख सकते हैं, सॉरी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ही ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। So this is one way to do it. Okay. Yeah, so you can think about shorter ways, but this is one short way to do it. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.